एवरीवन, वेलकम बैक इन टूडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 साइकिल फॉर द बिगनर। अगर आप बिगनर हो, फर्स्ट टाइम आप अपियर होने वाले हो यूजीसी नेट एग्जाम में और आप सोच रहे हो कि किस तरीके से हम अपनी प्रेपरेशन करें, या फिर आप अपना एग्जाम दे चुके हो और आप सोच रहे हो कि किस तरीके से प्रेपरेशन को रीस्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, अब हमारे एग्जाम में लगभग 3 मंथ्स का टाइम रहता है। अक्टूबर का जो मंथ होता है उसमें जनरली हमारे काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा जो पढ़ाई है वो थोड़ी बैक फुट पे आ जाती है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम रीस्टार्ट करना है या फिर किस तरीके से स्टार्ट करना है अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में जा रहे हो। तो देखिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले ज़रूरी है उसका पैटर्न समझना, एग्ज़ाम किस तरीके से आता है। ठीक है, तो पहले एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी क्वालिफिकेशन बता देती हूँ कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम को कौन दे सकते हैं। अगर आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करते हो तो आप उसका यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके लिए आपको मास्टर्स में 55% कि आपकी जो है 55% आपके होने चाहिए। एंड इसी के साथ अगर आप रनिंग में मास्टर कर रहे हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एग्ज़ाम पैटर्न, कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम का। तो इसमें टोटल जो है आपके 150 क्वेश्चंस रहते हैं। 150 क्वेश्चंस में ऐसे 50 क्वेश्चंस हमारे पेपर 1 के रहते हैं। पेपर 1 एक जनरल सब्जेक्ट है जो कि हर एक जो भी आपका पर्टिकुलर जो पेपर 2 सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, लेकिन पेपर 1 सबका कॉमन रहता है। एंड पेपर 1 ही हमारा सबसे गेम चेंजर का रोल प्ले करता है। चलो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। 50 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 के हो गए एंड 100 क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम जो आपका पीजी का एग्जाम पीजी का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, और सेकंड, कम टू द पॉइंट, सिलेबस। सिलेबस से पहले मैं आपको थोड़ा सा 150 क्वेश्चंस के बारे में दोबारा बताना चाहती हूँ। जो ये आपके 150 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेपर 1 50 मार्क्स का है, ठीक है, 50 मार्क्स में हर एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। दैट मीन्स योर पेपर इज फॉर पेपर 1 इज 100 मार्क्स। पेपर 1 100 मार्क्स का हो गया एंड पेपर 2 150 मार्क्स का। तो आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अब आपको एग्जाम पैटर्न का पता चल गया कि आपके 50 क्वेश्चन पेपर 1 के रहेंगे और 100 क्वेश्चन पेपर 2 के, एंड हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे। सेकेंड वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योर सिलेबस। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस सब्जेक्ट का सिलेबस जानना। अब पेपर 2 जैसे कि आपका मास्टर्स है तो रनिंग में आपका चल रहा है, तो आप पेपर 2 की तैयारी कर लेते हैं, बट पेपर 1 इज अ गेम चेंजर। पेपर 1 का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि अगर आप पेपर 2 में पूरा स्कोर भी कर लेते हैं, फिर भी पेपर 1 आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अदरवाइज आप जीआरएफ से रह जाते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज मॉक टेस्ट। अगर आपको सिलेबस समझ आ गया, अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया, आप उसको पूरा पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी छूट जाती है, सिलेबस में मेंशन नहीं होता, या काफ़ी इतना डीप हमारे पास कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूजीसी एनटीए जो हमें क्वेश्चन पेपर देता है, काफ़ी डीप क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एंड उसमें हम स्टक हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी तैयारी तो पूरी थी। इसके लिए ज़रूरी है आपका मॉक टेस्ट लगाना। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके रिपीट में चलते हैं, नॉट पूरा रिपीट में तो नहीं, बट कुछ कॉन्सेप्ट जो है लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है आप PYQs लगाएं, एंड PYQs को भी इस तरीके से लगाएं कि उसमें हर एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं पेपर वन के सिलेबस की, कि पेपर वन में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो अब मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। तो सिलेबस में पेपर वन में सबसे पहले आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। अब आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे रहे हो फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम इसको देते हैं, या अगर आपको आगे पीएचडी करनी है तो इन फ्यूचर आपको जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करना है, तो आपको टीचिंग के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाना है, क्या उनका एनवायरनमेंट रहना चाहिए। तो टीचिंग यूनिट काफ़ी ही ज़्यादा आपका एक डोमिनेंट रोल भी प्ले करती है। साथ में थोड़ा सा ट्रिकी इसके क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे इसमें स्वयं आ गया, जैसे इसमें टीचिंग एड्स आ गया, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और कुछ टाइम से आपने देखा होगा कि ऑनलाइन का काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें बढ़ती चली गई हैं, एंड टीचर्स भी ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कौन से वो टूल्स होते हैं और किस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हैं, वो सारा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में आएगा। एंड जैसे इसका नाम है एप्टीट्यूड, तो आपको इसमें अपने हिसाब से आंसर करना होता है, अपनी समझ के हिसाब से आपको आंसर करना होता है। कहने के लिए तो पेपर वन में 10 यूनिट्स है, और ऐसा भी माना जाता है कि जो ये 10 यूनिट्स है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस रहते हैं। बट अब ऐसा नहीं होता है। जो आपका एनटी है, जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है, उसमें कई बार डीआई तो फिक्स है 5 क्वेश्चंस, बट कई बार आपसे कम्युनिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कई बार हो सकता है आपसे रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाए। तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है। हम ये मानकर नहीं चल सकते कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपका टारगेट जेआरएफ है तो आप किसी भी यूनिट को स्किप नहीं कर सकते। सेकंड हमारा है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हमारा है, इसमें हमारा एक टारगेट जीआरएफ भी रहता है कि हमें आगे उस सब्जेक्ट में अपनी पीएचडी करनी है। पीएचडी करने के लिए आपका रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। आपको इसमें सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, एंड योर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, वो सारी चीज़ें जब आपको पता होगी तभी आप आगे एलिजिबल होंगे रिसर्च में जाने के लिए। थर्ड है आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके 5 क्वेश्चन जो है वो श्योर शॉर्ट होते हैं कि 5 क्वेश्चन आरसी से आएंगे ही आएंगे। एंड देन इज योर फोर्थ यूनिट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से भी हमें काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, बीएमसीआर मॉडल, सॉरी एसएमसीआर मॉडल, एंड जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं वो सारी सेंडर रिसीवर एनकोडर डिकोडर वो सब आपसे पूछा जाता है। एंड फिफ्थ इज योर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसे हम कहते हैं इसमें एमआर होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड योर स्पीड टाइम डिस्टेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। एंड सिक्स्थ इज योर एलआर लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एमआर और एलआर आपके ऐसे कुछ यूनिट्स हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की या बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने एक बार टॉपिक को समझ लिया। फॉर एग्जांपल एलआर में हमारे पास स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, अगर आपने उस टेबल को अच्छे से समझ लिया तो उससे आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। और एलआर से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, खास करके कि आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, फैलेसीज, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। उसके बाद सेवेंथ है आपका डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ यूजीसी नेट पेपर वन। बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मैथ्स का उनको थोड़ा डर रहता है, तो वो डीआई को स्किप कर देते हैं। ठीक है, जो कि हमें नहीं करना है, क्योंकि डीआई ही एक ऐसी यूनिट है जिससे हमें पता है कि 5 क्वेश्चन इससे आएंगे आएंगे। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि डीआई में बहुत ज़्यादा आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं या आपको इसके लिए मैथ्स आना चाहिए, नहीं। आपको बस बेसिक कैलकुलेशन, प्लस माइनस डिवाइड, ये चीज़ें आनी चाहिए, तो आप इस यूनिट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। And number 8 is your ICT, Information and Communication Technology. And again this unit is also very important. आपको कंप्यूटर के बारे में, इवन एक्सेल से भी आज के टाइम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड नाइन्थ वन इज़ योर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। क्या क्या चीज़ें आजकल एनवायरनमेंट में आ रही है, जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, क्लाइमेट चेंज जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
तो अगेन जो जितने भी यूनिट आप इसमें देख रहे हो ये सारा हमारा एक जनरल अवेयरनेस की तरफ जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी यूनिट इस तरीके से डाला है कि वो इम्पोर्टेंट आपका नहीं है। एंड 10th इज योर हायर एजुकेशन। अब आप हायर एजुकेशन के ही स्टूडेंट हो, आपने पीजी किया है एंड नेक्स्ट यू वांट टू ज्वाइन इन द पीएचडी एंड इन द कॉलेज। तो आपको हायर एजुकेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्री इंडिपेंडेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें कवर होनी चाहिए। हायर एजुकेशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एंड एक बार आपने यूनिवर्सिटी की डेट्स याद कर ली, इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद कर लिए, तो आपका ये यूनिट भी स्ट्रांग हो सकता है। तो जैसे कि आपने 10 यूनिट्स इसके अंदर देखे हैं कि किस यूनिट से क्या चीज़ें आती हैं। आज के टाइम में अगर मैं आपको बताऊं तो रिसर्च से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। रिसर्च डोमिनेंट रोल प्ले करती है एंड डीआई मैंने पहले बता दिया आपको, एंड लॉजिकल रीजनिंग भी इवन ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल, एंड मैथमेटिकल रीजनिंग श्योर शॉर्ट कि इससे भी क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई यूनिट बिल्कुल स्किप हो जाती है, जैसे आईसीटी है कि इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आते हैं कई बार एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन या किसी दूसरे ही यूनिट को वेटेज मिले, तो ऐसा इसमें ज़्यादा रहता है। तो ये है आपके 10 यूनिट्स पेपर 1 के जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक और बात मैं आप लोगों से करती हूँ कि जो आपका एक डाउट बन सकता है कि कितने मार्क्स हमें चाहिए कि हम नेट क्वालिफाई कर लें, या कितने मार्क्स हमें चाहिए कि हम जीआरएफ क्वालिफाइड कर लें। टोटल जो आपके मार्क्स है वो 300 रहने वाले हैं, ठीक है। ये जो आपका रिजल्ट है कभी कभी परसेंटेज में और कभी कभी परसेंटाइल में आ जाता है। जितने लोग एग्जाम को अपीयर करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे इकोनॉमिक्स की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आपको 230 प्लस 250 प्लस मार्क्स चाहिए। बस आपको सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज, कई बार डिफ़िकल्टी ऑफ द क्वेश्चन पेपर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट आ जाता है जो आपकी कट ऑफ को लो कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे पॉलिटिकल है उसमें कट ऑफ हर बार काफ़ी हाई रहती है, एंड जैसे कि इकोनॉमिक्स है अगर इसमें मैथमेटिकल पोर्शन आ गया तो काफ़ी ज़्यादा जो कट ऑफ है वो लो हो जाती है। तो आपको कितने मार्क्स चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कितने अपीयर हैं। अब जितने स्टूडेंट अपीयर होंगे उनमें से 6% जो पीपल होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका नेट क्वालिफाई होता है एंड 1% स्टूडेंट्स का जीआरएफ क्वालिफाइड होता है। तो ये आपका एक मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि कितने मार्क्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 150 मार्क्स चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको 200 मार्क्स चाहिए तब आपका क्रैक होगा। ये डिपेंड करता है आपके स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए हैं एग्जाम में, एंड ऑल्सो फॉर द क्वेश्चन पेपर की कितने डिफ़िकल्टी आपको क्वेश्चन में रहती है। कई बार स्टूडेंट ऐसा भी सोचते हैं कि पेपर 1 का ये सिलेबस है, पेपर 2 ये है, खासकर बिगनर्स की पीवाईक्यूज लगाकर हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जो एग्ज़ाम का लेवल है वो काफ़ी टफ होता चले जा रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 3 अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, तो मैंने उसमें ये पाया जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें जो मेरे जो क्वेश्चन पेपर था वो उतना ज़्यादा भी टफ नहीं था, लेकिन जो उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट दिया उसमें थोड़ा टफ, एंड थर्ड अटेम्प्ट उसमें थोड़ा टफ। और ये आपके प्रेपरेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रिपेयर किया है। अब जैसे अगर हम पेपर 1 की ही बात करें तो आपको करंट अफेयर्स में भी काफ़ी रहना पड़ता है। हायर एजुकेशन में आपसे करंटली डेटा को पूछा जा सकता है, एनआईआरएफ का आपसे डेटा पूछा जा सकता है, एंड ऑल्सो रिसर्च में भी अब मैथमेटिकल चीज़ों को इंक्लूडेड किया गया है, स्टेटिस्टिकल टूल पूछे जाते हैं। तो आपको उस ओर जाना होगा। स्टूडेंट्स जो है उसमें बैकफुट हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैथ्स छोड़ देते हैं तो शायद हमारा नेट जो है वो ऑलमोस्ट क्रैक हो जाएगा, या फिर हम ये पोर्शन छोड़ देते हैं। आपको हर यूनिट को अच्छे से पढ़ना होगा तभी ये आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, अदरवाइज नहीं। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि कम्युनिकेशन छोड़ देते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग छोड़ देते हैं, नहीं। अगर आप यहाँ छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको पीछे लेकर आएगा। फिर हमारा कभी कभी 1 मार्क्स से, कभी कभी 2 मार्क्स से, इस तरीके से हमारा जो है नेट जीआरएफ रुक जाता है।
तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू। आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी कंप्लीट सिलेबस के ऊपर, कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, एंड रिसर्च एप्टीट्यूड नेक्स्ट उसमें हम कवर करेंगे ऑल द 10 यूनिट्स एंड इनका सिलेबस। एंड ऑल्सो जो इसके अपकमिंग मेरी वीडियोस होगी वो कॉन्सेप्ट्स प्लस PYQs होगी। हम टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड से हमने एक टॉपिक ले लिया लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि लेवल ऑफ टीचिंग से PYQs में क्वेश्चन बने हैं या नहीं बने हैं, और बने हैं तो किस तरीके से, टू द पॉइंट हम करेंगे, ताकि हम विद इन 3 मंथ्स हम GRF को टारगेट कर पाए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।